फर्स्ट रो तो फॉर्मेट हो गई। अब रहती है सेकंड रो, इसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, या फिर ये रेंज वन मैंने नाम दिया हुआ है। रेंज वन मैंने आपको दिखाया था ना कि पूरा रेंज का नाम ऑटोमेटिकली पहले ही गिवन था इस शीट पे। इसी तरीके से रेंज टू है, तो आपको नाम देना तो आता है। तो ये रेंज टू आपने कहाँ से सिलेक्ट करनी शुरू करनी है, नंबर वाले एरिया से, मतलब नंबर वाले सेल से नीचे तक। अब हमने देखना है सेकंड लाइन में या सेकंड रो में कि अगर इसको फॉर्मेट करना है तो एक कंडीशन बतानी पड़ेगी, या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए एक वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस सेल से रिलेटेड अगर डेटा किसी में भी मौजूद हो तो उस पूरी लाइन को कलर कर दे। मतलब कि मैं कहता हूँ कि अगर इस पूरी रो में एक कोई स्पेसिफिक चीज़ जिसके हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है वो मौजूद, वो मिल जाए, तो पूरी रो को कलर कर दे। वो क्या है, जो हर एक में रिपीट हो ऐसी कोई चीज़ देनी है। तो ये नंबर हो सकता है या टाइप भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन हम नंबर देखते हैं। नंबर एक दफ़ा कंफर्म कर लेते हैं कि हर कस्टमर के नाम पे रिपीट हो रहा है। ये देखें, हर सेकंड लाइन में नंबर है, तो बिल्कुल ठीक है। सेम प्रोसीजर करते हैं। क्या क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल्स, न्यू रूल्स में है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। और इस दफ़ा बस मेक श्योर आपने करना है कि आप शुरू में ऊपर हों, ये ना हो कि बीच में कहीं लग जाए। तो हम इक्वल्स टू दिस सेल, अगर ये सेल बराबर हो नो के, बस दिस सेल इज इक्वल टू नो, ऐसे बस लिखना है आपने। अगर ये होगा वाकई नो के बराबर तो ट्रू हो जाएगा आंसर, और ख़ुद ब खुद ये कलर हो जाएगा सब कुछ। और अगर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो छोड़ देगा। ये तो हमने पहले डिटेल में देख लिया ना। अब लेकिन नो या नंबर जो है, नंबर को इसने ड्रैग करके नीचे देखते जाना है। मतलब ये सिर्फ यहाँ पर नंबर सिर्फ कलर नहीं करना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसने कंडीशंस को नीचे आके हर जगह पे चेक करना है। इस पूरी फील्ड में उसने मूव करना है। तो इसका मतलब है कि रो फ्री होनी चाहिए। तो फॉर्मेट हम कर देते हैं इसको, फिल में जाके कोई भी लाइट सा फॉर्मेट में दे देता हूँ, बॉर्डर्स लगा देते हैं, फॉन्ट इसका बोल्ड कर देते हैं, ओके करके देखते हैं। ये देखें, सारी सेकंड रोज भी कलर हो गई सेम तरीके से। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इतने इफ़ेक्टिव तरीके के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हेडिंग्स भी कलर की जा सकती हैं ऑटोमेटिकली सारी। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर से भी ये ज़्यादा आसान टूल है, तो ये भी आप कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ जाएंगे, जो कि है पेज लेआउट एंड प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट असाइनमेंट है पेज लेआउट एंड प्रिंट प्रीव्यू। अब हम सबको ये तो अंदाज़ा है कि अगर कोई शीट हो एक हमारे पास एक्सेल में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉलम्स पे बेस करती हो। अब जिस तरह की इस एग्जांपल में मैंने क्या रखा है, मैंने एक पेरोल की शीट रखी है। पेरोल की शीट काफ़ी डिटेल में बनाई जाती है। अब देखें इसमें कितने सारे कॉलम्स हैं, तकरीबन 26 कोई कॉलम्स हैं इसमें। मैं वापस इसको जूम कर देता हूँ। तो ये 26 कॉलम्स की शीट है। क्यों इतने डिटेल है, इसलिए क्योंकि जब आप पेरोल बना रहे होते हैं तो काफ़ी सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है जो उसमें रिक्वायर्ड होती है। कुछ आपने सैलरीज ट्रांसफ़र करते वक्त यूज़ करनी होती है, कुछ के बैंक अकाउंट्स होते हैं उनकी सैलरी उसमें ट्रांसफ़र होनी होती है, कुछ को एजेंट आईडी या किसी एक्सचेंज के थ्रू सैलरी मिलनी होती है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के नंबर्स होते हैं, या अगर आप यूएई या किसी ऐसी जगह पे हैं तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लेबर कार्ड के नंबर्स हैं, एमिरेट्स आईडी नंबर है। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। इस वजह से ये काफ़ी डिटेल होती है। प्लस उसमें क्योंकि पे स्लिप भी उसकी की बेस पे बन रही होती है, तो डेट ऑफ जॉइनिंग भी उसमें चाहिए होती है, पे स्टार्ट डेट, एंड डेट, कितने दिन काम किया उसने, डिपार्टमेंट क्या है, क्या डेजिग्नेशन है उसका, ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी होती है। क्योंकि इसके हिसाब से भी आपने कुछ रिपोर्ट्स निकालनी होती हैं कि किन डिपार्टमेंट्स को कितनी कितनी सैलरी गई है हर मंथ में। तो ये रिपोर्ट्स भी निकालनी पड़ सकती हैं। फिर डेजिग्नेशन है, प्रपोज सैलरी है, एब्सेंट डेज, सैलरी एक्सपेंस, ओवर टाइम। तो ये काफ़ी सारी डिटेल हमें चाहिए होती है। लेकिन जब बात आती है इसको प्रिंट करने की, तो प्रिंट तो कभी भी ये एक शीट पे नहीं हो सकता। अच्छा, प्रिंट के भी दो लेआउट्स होते हैं।
एक तो होता है पोर्ट्रेट इमेज। अब ये पोर्ट्रेट है फॉर एग्जांपल, तो ये पेज का साइज़ इसमें कम होगा, इसमें डिटेल्स कम आ सकती हैं क्योंकि ये वर्टिकल है। अगर इसी को हम कर लें हॉरिजॉन्टल, तो देखिए इसका साइज़ ऐसे इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लैंडस्केप कर लूँ तो ये साइज़ बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इंफॉर्मेशन नहीं सही आएगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अगर पेज लेआउट इसमें चेंज करना हो तो कैसे चेंज करते हैं, और नॉर्मल अगर अभी देखा जाए तो प्रिंट कितना हो रहा है उसके लिए हम पहले नोट करके रखते हैं। सीरियल नंबर से हम आगे चले जाते हैं पेमेंट स्टेटस तक। तो ये 26 कॉलम्स हैं, और देखते हैं कि कितने कॉलम्स नॉर्मली प्रिंट हो रहे हैं अभी एक पेज पे। फाइल में जाते हैं, मैं प्रिंट पे जाके चेक करता हूँ। तो ये देखें, ये सिर्फ 1 2 3 और 4 कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं। ये एक्सपीरियंस जो है ना वो हर न्यू बिगनर करता है कि जब भी उसको अगर एक्सेल दे दिया जाए, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो हर कोई ये गलती करता है कि बस वो शीट देखता है और उसको करना होता है, तो वो सिंपल जाके प्रिंट की कमांड देता है और सारे पेजेस प्रिंट कर लेता है। उसको ये नहीं पता होता कि ये जो पीछे सारी चीज़ें प्रिंट हुई हैं, ये बिल्कुल बेमकसद सब कुछ, सारे पेजेस ज़ाया हो गए। तो वो पेजेस ज़ाया ज़रूर करता है। तो अब देखें, ये 29 पेजेस पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन क्या प्रिंट हो रहा है? अगर हम नीचे जाते जाएं तो कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा। तो दैट्स वाई आपको ये लेआउट सारा एडजस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं पोर्ट्रेट को लैंडस्केप में कैसे बदलते हैं। फाइल पे जाके मैं प्रिंट में जाता हूँ, फाइल में जाके मैं प्रिंट में जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा पेज सेटअप में। पेज सेटअप में जाके आपने इसको लैंडस्केप पे करना है। जैसे ही मैं लैंडस्केप पे करूँगा, आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास स्पेस इंक्रीज हो गई। अब 1 से लेके 7 तक जो कॉलम्स हैं वो एक ही शीट पे प्रिंट हो सकते हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत कम है, और ये भी अभी भी 29 पेजेस पे जा रहा है। तो मेन रीज़न उसकी क्या है कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ही बहुत ज़्यादा। अब अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रिंट सैलरी शीट का क्यों निकालना होगा आपने? ऑब्वियसली इसीलिए निकालना होगा प्रिंट सैलरी शीट का कि आपने उसको एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना होगा। जब फिजिकली आप सैलरी पे करेंगे तो साथ में कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे एक्चुअली सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती आपको, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही चाहिए होती है। दैट मीन्स कि मैं वहाँ पर सीरियल नंबर भी हाइड कर सकता हूँ, और एम्प्लॉय यूनिक, एजेंट आईडी, एम्प्लॉय अकाउंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पे स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये सब कुछ मैं हाइड कर सकता हूँ। उसका डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन भी इतना ज़रूरी नहीं है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसका मोड ऑफ पेमेंट, चलें मोड ऑफ पेमेंट ज़रूरी है, बैंक, वीज़ा, कंपनी, पेमेंट स्टेटस, ये सारे एक्स्ट्रा कॉलम्स में हाइड कर देता हूँ। अब ज़रा चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। फाइल में जाके प्रिंट। अब 1 से लेके कुछ कॉलम्स क्योंकि हाइड भी कर दिए थे तो 19 तक प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमारे टोटल 26 तक हैं। इसका मतलब है अगर आप नोटिस करें तो ये 19 के बाद ऐसे डॉटेड लाइन भी नज़र आ रही है। दैट मीन्स कि पेज आपका यहाँ पर ब्रेक हो रहा है और बाकी इन्फॉर्मेशन दूसरे पेजेस पे जा रही है। अब जैसे ही बाकी इन्फॉर्मेशन दूसरे पेजेस पे जाएगी तो वो तो बेकार है आपके लिए, क्योंकि जब पेज कट के दूसरी जगह पे पेस्ट हो गया, मतलब पेज यहाँ पर मिसिंग है और बाकी किसी और जगह पे पेस्ट हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल भी बेमकसद चीज़ है ना। ये देखें, ये यहाँ पर प्रिंट हो भी जाएगा तो वो कैसे मैच करेंगे आप उसके साथ? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब आपको पेज ब्रेक एडजस्ट करना है। ये जो पेज ब्रेक हो रहा है हमारा, वो गलत जगह पे हो रहा है। तो हम जाएंगे व्यू के टैब पे और हम जाएंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू में। जब पेज ब्रेक प्रीव्यू में आप जाएंगे तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो कह रहा है पेज 1 पे इतनी डिटेल्स प्रिंट हो रही हैं और पेज 4 पे बाकी रिमेनिंग जा रही है, और बीच में एक ब्लू लाइन है। इसका मतलब है वो इंडिकेट कर रहा है कि पेज यहाँ तक प्रिंट होगा फर्स्ट पे और बाकी प्रिंट होगा फोर्थ पे। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ ये एक ही पेज पे प्रिंट हो, तो इस ब्लू लाइन को आप होल्ड करें और इसको आगे करके बिल्कुल एंड पे ले जाएं, यहाँ पर छोड़ दें। तो आप देखें ये सारी डिटेल्स पेज 1 पे ही प्रिंट हो रही हैं।
अच्छा, ठीक इसी तरीके से वो बता रहा है कि पेज 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये सब कुछ पेज 2 पे प्रिंट हो रहा है। अगर हम देखें कि इसमें क्या प्रिंट हो रहा है, तो नीचे की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फजूल है। तो मैं इसको भी होल्ड करके ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पर छोड़ देते हैं। हाँ, तो अब पेज 2 पे सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेज 1 और पेज 2 में बराबर इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। तो अब देखें, ये सारा पेज 1 पे प्रिंट होगा और ये सारा सिर्फ पेज 2 पे प्रिंट होगा। मतलब कि जो चीज़ हमारी 29 पेजेस पे प्रिंट होके ज़ाया हो रही थी, वही हमारी कितनी बेहतरीन तरीके से आ गई। ये पेज 1 पे प्रिंट हो रहा है और ये हो रहा है पेज 2 पे प्रिंट। पहले आप यहाँ तक सारा कुछ करें, उसके बाद मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि इसमें एडजस्टमेंट्स और क्या की जा सकती हैं। अब इसी शीट में और फर्दर क्या हो सकता है, पहले मैं आपको फाइल में जाके वापस प्रिंट रिव्यू पे हम जाते हैं। आप देखिए, ये जो शीट है ये प्रिंट तो हो जाएगी एक ही शीट पे, लेकिन इसमें जो सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बहुत ही स्मॉल फ्रेम में। अगर पेज सेटअप में जाके देखें तो इसका देखें साइज़ सिर्फ 74% है ऑफ द नॉर्मल साइज़। तो 100% पे हमने कोशिश करनी है इसको लेके जाने की। लेकिन अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली 100% कर दूंगा तो काम नहीं सही होगा, क्योंकि वो पेज से आउट होने लग जाएगा और वो 3-4 पेजेस पे उसी तरीके से प्रिंट होगा। तो सबसे ईजी चीज़ है कि आप मार्जिन एडजस्ट करें, इन कॉलम्स का साइज़ छोटा करें। लेकिन अगर आप कॉलम्स का साइज़ नॉर्मल शीट पे छोटा करते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितना अब फ़र्क पड़ रहा है उससे। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप यहाँ पर ही शो मार्जिन्स की ऑप्शन होती है। जैसे ही आप शो मार्जिन्स करेंगे ना, तो ये सारे मार्जिन्स आ रहे होंगे आपके पास। ये बेसिकली कॉलम साइज़ है। जिस तरह कॉलम साइज़ एडजस्ट करते हैं ना एक्सेल के अंदर, इसी तरीके से ये मार्जिन्स कॉलम्स को ही एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर मैं देखता हूँ कि एम्प्लॉय नेम मुझे यहाँ तक भी ठीक है, गुजारा चलेगा, तो ये मैं कर सकता हूँ। साथ में ये देखिए, उसने शुरू से भी बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन होता है सेट। आप उस मार्जिन्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन मार्जिन्स को भी ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ से इधर आ गया पीछे। इस तरीके से हम मार्जिन्स को एडजस्ट करते जाएंगे। अब देखें, ये पेज अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये डिटेल्स यहाँ पर है, तो इसको भी और ऊपर ले जाते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी आ गई। तो देखिए, स्पेस खुलती जाएगी आपके पास। ये प्रपोज सैलरी, ये बस क्लोज क्लोज लाते हैं, जितना क्लोज ला सकते हैं आप। बस आपने मेक श्योर ये करना है कि कहीं पर ये हैशेस में ऐसे ना कन्वर्ट हो। ठीक है, तो इतनी स्पेस ज़रा देनी है। अब देखें, ओवर टाइम डेज लिखा हुआ है, तो बस हेडिंग का ही नाम बड़ा है, बाकी तो सिर्फ 1 और 2 सिंगल आपके पास सिंगल फिगर है, सिंगल डिजिट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप जितना मर्ज़ी क्लोज इसको लिए हैं, बस हेडिंग ज़रा प्रॉपर रखनी चाहिए। ठीक है, इतनी ठीक है। इसी तरह ओवर टाइम अमाउंट के लिए भी इतना एरिया नहीं चाहिए। ग्रॉस सैलरी आप क्लोज ले आए तो ये देखिए एडजस्ट हो गया। फिर पेनल्टीज़ है, एडवांसेस एंड लोन्स को आपने ऐसे एडजस्ट किया, ये देखें खुद ही ऊपर नीचे में आ जाता है। फिर अदर डिडक्शंस को हमने एडजस्ट किया, इसको भी एडजस्ट कर दिया, नेट सैलरी को भी एडजस्ट किया और ये भी एडजस्ट कर दिया। अब देखिए हमारे पास कितनी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब तो ये बहुत ही छोटा छोटा लग रहा है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, ये सारे मार्जिन्स एडजस्ट करके पेज सेटअप में जाके अब ये साइज़ बढ़ा लेते हैं। 90 करके देखता हूँ इसको। ये देखें, अभी भी कितनी स्पेस अवेलेबल है। तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। 100 करने के बावजूद भी स्पेस हमारे पास है। 110 कर देते हैं इसको। 110 करने से ये 4 पेजेस पे जा रहा है। इसका मतलब है ये ठीक नहीं है, ये कट रहा है। इसको हम 100 पे वापस करते हैं, 105 पे करके देखते हैं। चलें, 105 पे ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ से जगह छोड़ रहा है, तो आप देखें कि अगर किसी एरिया को ज़्यादा जगह चाहिए ना, जैसे कि एम्प्लॉय नेम्स, तो इसकी जगह को एडजस्ट कर दें। डेज वर्क की भी हेडिंग ज़रा सी ख़राब हो रही है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो देखिए, ये बिल्कुल बैलेंस हो गया अब। तो इस तरीके से आप मार्जिन्स एडजस्ट करते हैं। ये मार्जिन्स की ऑप्शन आप खोलेंगे और यहाँ से आप इसको मैनुअली कर करके एडजस्ट कर लेंगे। ये सिर्फ एक ही दफ़ा करना पड़ता है, फिर मैं आपको उसका हल बताऊंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं।
तो अच्छा, अब हम देखते हैं सेकंड शीट। तो ये फर्स्ट पेज है, ये सारा कुछ सेकंड पेज पे प्रिंट हो रहा है। सेकंड पेज पे कोई ऐसी चीज़ लग रही है जो आपको मिसिंग लग रही है उसमें? हाँ, हेडिंग्स मिसिंग है। अब अगर हेडिंग्स मिसिंग होंगी तो आप तो बता ही नहीं सकते, क्या हम गेस करेंगे कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर प्रपोज सैलरी है, यहाँ पर कुछ और है, लेकिन ये हेडिंग्स जब तक नहीं है ये तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं हुई फिर। तो अगर हर पेज पे इसी तरीके से मैंने हेडिंग्स रिपीट करनी है, तो मैन्युअली आप हर पेज ख़त्म होने पे हेडिंग तो डाल नहीं सकते, क्योंकि वो बिट डाटा ही अजीब सा लगेगा। और अगर मल्टीपल पेजेस हैं तो फिर कैसे हेडिंग्स करेंगे? उसके लिए आप जाते हैं पेज लेआउट में। पेज लेआउट में ऑप्शन है प्रिंट टाइटल्स की। प्रिंट टाइटल्स में वो कहता है क्या टाइटल प्रिंट करना है। जिस तरह वो होता है ना हेडर, वर्ड में अगर आप कुछ हेडर में डाल देते हैं तो वो हर पेज के शुरू में रिपीट होता है। तो ये सॉर्ट ऑफ वही चीज़ है। ये कह रहा है रोज टू रिपीट एट द टॉप। क्या हर पेज के स्टार्ट में कोई हमने रो रिपीट करनी है? हम कहते हैं बिल्कुल। ये जो हेडिंग की रो है, ये मैंने नंबर पे क्लिक किया, ये पूरी हर शीट पे शो होनी चाहिए। ओके कर दिया, बस इतना ही करना होता है। फाइल पे जाके अब आप प्रिंट पे चेक करें, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये हमने फाइनली एडजस्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब वापस अगर आप नॉर्मल व्यू पे भी आना चाहें तो नॉर्मल व्यू पे आप आ सकते हैं। नॉर्मल अपना काम किया, जब भी प्रिंट करना है तो पेज ब्रेक प्रीव्यू एक नज़र देखा, और उसके बाद आपने सिंपली इसको प्रिंट कर लिया। तो अभी ये हमारी इसमें कुछ और चीज़ें भी रहती हैं, आप पहले यहाँ तक करें, उसके बाद मैं आपको कुछ फर्दर फंक्शंस बताऊंगा इसमें। नॉर्मली पेरोल शीट्स जो आप एक महीने के लिए यूज़ करते हैं, वही शीट्स रिपीटेडली न्यू मंथ्स के लिए भी, मतलब आने वाले महीनों के लिए भी यूज़ होती रहती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है हर मंथ के में इतनी एडजस्टमेंट्स होती हैं, इतनी एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन उसमें शामिल हो जाती है कि आप ये नहीं कर सकते कि बस एक लेआउट बना के रख लिया और एक टेम्पलेट बना के रख लिया और नई सैलरीज उसी पे बनाते जा रहे हैं। वो ज़्यादा मुश्किल काम है। तो फिर आप क्या करेंगे? जब नेक्स्ट मंथ के लिए आपने ज़ाहिर है वो पेरोल बनाना है, तो ये जो सारे कॉलम्स हैं, ये आपको दोबारा से खोलने पड़ेंगे। अब हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें तो सारी एडजस्टमेंट हुई हुई है। इसमें तो कॉलम्स के साइज़ भी छोटे छोटे हुए हुए हैं, और इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड भी हुई हुई है, जब भी ये प्रिंट प्रीव्यू में बिल्कुल ठीक आ रही है। तो ये कैसे करेंगे? अगर हम इसको अनहाइड कर दें और दोबारा से प्रिंट करने की ज़रूरत पड़े मंथ एंड पे, तो यही सारा काम हमें दोबारा करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं चाहता तो मैं क्या करूँगा, व्यू में एक ऑप्शन है कस्टम व्यूज़ की। कोई भी काम करने से पहले जब आपका प्रिंट रिव्यू आपकी तसल्ली के मुताबिक आ जाए, तो आप क्या करें, व्यू के टैब में जाके कस्टम व्यूज़ में जाके इस व्यू को सेव कर सकते हैं। मतलब जो एक्टिव व्यू मुझे अभी नज़र आ रहा है, इसको मैं सेव कर सकता हूँ। ऐड पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ ये मेरा प्रिंटेबल व्यू है। ओके कर दिया। अब जो भी मैं करना चाहता हूँ मैं कर लेता हूँ। ये देखिए, मैंने सारे कॉलम सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, अनहाइड कर दिया, सब कुछ दोबारा से खुल गया, फुल इन्फॉर्मेशन आ गई। अब हम फाइल में जाके देखते हैं प्रिंट। ये देखिए, अब सही नहीं प्रिंट हो रहा ना, और कितने पेजेस पे जा रहा है, 6 पेजेस पे डेटा जा रहा है। फिर मज़ीद इसको थोड़ा सा ख़राब करके देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऐसा कर लेते हैं कि अगर ड्यूरिंग द मंथ किसी ने आपसे मांगा कि यार ये एम्प्लॉय नेम्स का सिर्फ प्रिंट तो दे दो लिस्ट का, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जी ये पूरा प्रिंट ही ले लो और इसमें से खुद ही काट के निकाल लेना। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि इस पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, जो कि हो सकता है आपने उसको ना देनी हो। कोई सेल्स का मसला बंदा है या कोई और मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर है, तो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते आप। फिर आप क्या करेंगे, अगर सिंपल इसी एरिया को आपने सिर्फ कोई एक कॉलम को सिलेक्ट करना होता है, तो आप क्या करेंगे, एक सेल सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे और पेज लेआउट में प्रिंट एरिया में जाके सेट प्रिंट एरिया, इससे क्या होगा, सिर्फ यही प्रिंट होगा। फाइल में जाके हम प्रिंट करते हैं इसको, तो ये देखें ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इत्तेफाक से आपने क्या किया, आपने इसी इंफॉर्मेशन को सेव कर दिया
कंट्रोल एस दबा के सेव कर दिया। अब जब नेक्स्ट मंथ की पूरी सैलरी आपने बना ली, सारी वर्किंग कर ली, उसके बाद जब आप आके देखते हैं फाइल में जाके प्रिंट, तो ये प्रिंट तो इतना प्रीव्यू ख़राब हुआ हुआ है। अब हम क्या करें? क्या ज़ीरो से पूरा स्प्रिंट सेट करें और इतना टाइम दोबारा से लगाएं? नहीं। हमें याद आता है कि हमने एक प्रिंटेबल व्यू सेव किया था, ज़रा वो खोल के देखते हैं। मैं व्यू पे जाता हूँ, व्यू पे जाके कस्टम व्यूज़, मैं कहता हूँ ये जो प्रिंटेबल व्यू था ये शो करो। तो देखें ऑटोमेटिकली सारे कॉलम्स हाइड भी हो गए, सारी इंफॉर्मेशन ये भी हो गई और सारे क्लोज क्लोज भी हो गए। देखें, और फाइल में जाके चेक करता हूँ कि प्रिंटेबल व्यू ठीक है कि नहीं। बेहतरीन काम। ये प्रिंटेबल व्यू भी सारा आपका बिल्कुल सेव है और ये 2 पेजेस पे इंफॉर्मेशन प्रिंट हो रही है। तो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपके कितनी एफर्ट बच सकती है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 90% लोगों को जो किसी भी कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, जो 5-5 साल से एक्सेल यूज़ कर रहे होते हैं, उनको भी ये फंक्शन का आइडिया नहीं होता और वो मैनुअली हर महीने एडजस्ट करते हैं। तो ये बड़ा इफेक्टिव फंक्शन है, ये आप प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइनली हम प्रिंट में एक और चीज़ देखते हैं। फाइल में जाके ज़रा मैं प्रिंट प्रीव्यू देख लेता हूँ। अब ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन ठीक प्रिंट हो रही है, बिल्कुल ओके है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हर शीट पे साइंड बाय, ऑथराइज्ड बाय, प्रिपेयर्ड बाय, ये 3 फील्ड्स आ जाएं, कंपनी का लोगो आ जाए, कंपनी का नाम आ जाए, इस तरह की चीज़ हर शीट पे रिपीट होती रहे। तो कैसे करेंगे? एक तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि शीट 1 में तो जगह बहुत है लेकिन शीट 2 पे जगह ही नहीं है। अगर मैं प्रिपेयर्ड बाय, साइंड बाय लगा भी दूँ तो सबसे पहले आपको प्रिंट प्रीव्यू एडजस्ट करना पड़ेगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू। उसके लिए क्या करेंगे? व्यू पे जाएंगे, पेज ब्रेक पे जाएंगे, पेज ब्रेक पे जाके हम ऐसा करेंगे कि ये एरिया थोड़ा सा नीचे कर देंगे ताकि पेज 1 पे थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो और पेज 2 पे थोड़ी सी कम हो। तो ये देखें, ये इतनी जगह नीचे बच गई है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड शीट की देखते हैं, उसकी भी इतनी नीचे जगह बच गई, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद बल्कि ये रो भी हाइड कर देते हैं, चेक करते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी रो वैसे एक्स्ट्रा ही है, इसको भी आप हाइड कर दें। ये रो सेलेक्ट करके इसको भी मैंने हाइड कर दिया। जितनी स्पेस निकल सकती है उतनी तो निकालें ना हम। अब देखें इसकी स्पेस काफ़ी बच गई और इसकी कम है, तो इसकी थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं हम। हाँ, आप चेक करते हैं, इसकी इतनी स्पेस है और इसकी भी इतनी, तकरीबन मोर और लेस बराबर ही है। अब हमने फील्ड्स डालनी है इसमें। हम क्या करेंगे? हम जाएंगे अगेन वही पेज लेआउट में। पेज लेआउट में ये प्रिंट टाइटल्स, बेसिकली यही सारी सेटिंग्स कर सकता है। आपने हेडर डालना हो, फोटो डालना हो, मार्जिन एडजस्ट करने हो, काफ़ी सेटिंग्स इसमें यहीं से होती हैं। तो आप खुद भी इसमें प्ले अराउंड करके देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। खुद एक्सप्लोर करते हैं तो उससे भी काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। अच्छा, मैंने बेसिकली डालना है फुटर। अब फुटर में ये चॉइसेस भी होती हैं कि आप पेज 1, पेज 1 ऑफ 10, 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 10, इस तरह से भी होता है ना। फिर कॉन्फिडेंशियल, हर पेज पे लिखा जाए कॉन्फिडेंशियल और करंट डेट लिखी जाए और पेज 1, और फिर कॉन्फिडेंशियल डेट और पेज 2। इस तरह से अगर आप चाहते हैं हर पेज पे प्रिंट होना तो ये भी कर सकते हैं। कंपनी का नाम, सॉरी, एक्सेल फाइल का नाम जो प्रिंट है वो उसमें जा सकता है। काफ़ी सारी इस तरह की हैं। लेकिन अगर आपने इसमें से ये फुटर्स नहीं यूज़ करने तो आप कस्टम फुटर खुद से भी बना सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो लेफ़्ट सेक्शन में मैं ये भी कह सकता हूँ, ये देखिए इंसर्ट पेज नंबर, यहाँ पर पेज नंबर आ जाएगा। और या फिर मैं कहता हूँ इंसर्ट पेज नंबर, ये ऑप्शन क्या है? ये ऊपर अभी लिखा नहीं आ रहा, ये इंसर्ट डेट है। ये देखिए ये करंट डेट देता जाएगा, अगर टाइम पे करते हैं तो टाइम दे देगा।
इवन मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस भी आप लेफ्ट सेक्शन में प्रिंट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी पेजेस, डेट और टाइम, ये एंड देखें खुद ही लग गया और ये सारी इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आप लगा सकते हैं, लेकिन हमने तो लेफ्ट सेक्शन में लिखना है प्रिपेयर्ड बाय चेक्ड बाय और साइंड बाय। अब अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग भी करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ऐसे ए पे क्लिक किया मैंने, मैं बोल्ड पे गया, बोल्ड पे जाके इसको टेक्स्ट साइज़ को हमने इंक्रीज़ कर लिया। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं और सेम ही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, अलाइनमेंट देखते हैं चेंज हो सकती है कि नहीं। नहीं, अलाइनमेंट नहीं चेंज हो सकती। ओके करते हैं, ये ऐसे इन्फॉर्मेशन आ रही होगी सारी। ओके करते हैं और अब प्रिंट पे जाके देखते हैं, फाइल में जाके प्रिंट, ये देखें ये आ गया सब पे। अगर मज़ीद आपने अंडरलाइन भी लगानी है तो ये अंडरलाइन भी आ सकती होगी। कस्टम फुटर पे वापस जाएं, फॉर्मेट में जाएं, सबस्क्रिप्ट, सिंगल अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू नहीं, ये ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट, सिंगल और 16, ये ऐसे आ रहा है। सुपरस्क्रिप्ट, 16 और बोल्ड, अंडरलाइन हम सिंगल कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट 16 और अंडरलाइन हम सिंगल कर लेते हैं। ऑल्दो कि ये टेक्स्ट छोटी है, आप इसको बड़ा भी करके देख सकते हैं। ये देखें, ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया, इसका भी साइज़ हमने इंक्रीज़ कर दिया, तीनों का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। ओके करते हैं, आप ज़रा चेक करते हैं। हाँ, आप देखें ज़रा प्रॉपर अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से जिस तरह आप चाहें उसको एडजस्ट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि अगर कंपनी का कोई लोगो है तो आप ये हेडर में डाल दें। हेडर में पेजेस का नंबर भी डाल सकते हैं। मैं पेज 1 ऑफ ऐसे डाल देता हूँ हेडर में। वैसे तो ये फुटर में होते हैं नॉर्मली, मैं हेडर में डाल के देखता हूँ। अब हेडर में जगह हमने नहीं छोड़ी ना, इसलिए कुछ नहीं आ रहा। तो इसको थोड़ा सा नीचे मूव करके देखते हैं कुछ आता है इन दोनों एरियाज को। ये देखिए ना, ये आ रहा है पेज 1 ऑफ 2, पेज 2 ऑफ 2, इस तरह से आ रहा है। फिर और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम कस्टम हेडर डाल के देखते हैं। कस्टम हेडर में हम कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। तो कंपनी का लोगो अगर हमारे पास स्मॉल साइज़ में पड़ा हो तो फिर लगा सकते हैं, अदरवाइज़ अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। ये देखें, ये कंपनी का लोगो है फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके किया हमने, फाइल में गए, प्रिंट करके देखते हैं। ये देखें, वो इतना बड़ा साइज़ की पिक्चर है वो कि वो आ ही नहीं रहा पूरा। तो इसमें फिर ये होना चाहिए हमारे पास स्मॉल साइज़ का हो। प्रिंट टाइटल्स पे जाके अगर मैं कस्टम हेडर में कोई स्मॉल साइज़ का इंसर्ट करके देखूं, बहरहाल आपको ये समझ में आ गया है कि उसको रीसाइज करके आपने बिल्कुल स्मॉल, जिस तरह थंबनेल होता है ना, उस तरह से बना के आपने इसको पोस्ट करना है। ठीक है जी, तो ये है प्रिंट प्रीव्यू से रिलेटेड सारी सेटिंग्स, और इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो है सैलरी गिवन की। सैलरी गिवन की शीट पे अगर हम देखें तो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी फाइनलाइज्ड जितनी फाइनल सैलरीज हैं वो सारी अमाउंट में मेंशन हुई हुई हैं। मैं चाहता हूँ इन सारे एम्प्लॉयज़ को चेक्स में इशू कर दूँ
लेकिन वो चेक्स मैं मैनुअली नहीं ऑटोमेटिकली बनाना चाहता हूँ। अब अगर हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग इसको ऑलरेडी कर रहे हो, लेकिन लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं उसको एक्सेल की अपनी शीट पे। एक्सेल की शीट पे वो चेक्स का एक टेम्पलेट बना लेते हैं और उसके बाद वो जैसे ही किसी का नाम देते हैं तो उसके रिलेटेड पूरा चेक बन के उसमें आ जाता है। फिर दूसरे एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं या फिर उस एम्प्लॉय का कोड लिखते हैं तो उसके हिसाब से चेक आता है। अब इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको एक एक करके कोड बदलना पड़ता है। दैट मीन्स कि आपने एक एम्प्लॉय का फॉर एग्जांपल 2 कोड दिया तो 2 का चेक नंबर बन के आ गया, पूरा चेक बन के आ गया। उसके बाद आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट की कमांड देंगे, वो चेक प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप 3 करेंगे, उसको मिटा के 3 का चेक आ जाएगा, उसको प्रिंट करेंगे। दैट मीन्स कि आपको बार बार नंबर चेंज करना पड़ता है और एक एक करके प्रिंट की कमांड देनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने प्रिंट की कमांड दी, जितने भी 400 एम्प्लॉयज़ हैं उनके सबके चेक्स प्रिंट हो गए और आप फ्री बैठे हुए हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं अपना, और वो चेक्स प्रिंट ऑटोमेटिकली होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता इसमें। तो एक्सेल से एक्सेल में लिंक करके आप ऐसे नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक ऐसा टेम्पलेट बनाएंगे, वो भी वर्ड पे, और एक्सेल और वर्ड को कनेक्ट करेंगे ये सारा डेटा निकालने के लिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो चेक्स ऑटो ऑटो चेंज होंगे, तो वो उसके लिए हमें वर्ड के टेम्पलेट चाहिए। अच्छा, अब चेक्स के टेम्पलेट पे उसको रखने से पहले या वर्ड देखने से पहले मैं ये देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास चेक्स से रिलेटेड अगर देखा जाए तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं मौजूद। डेट नहीं मौजूद, चेक पे डेट आती है ना, डेट, मैं यही डेट दे देता हूँ। चलें, ये वैसे कंफर्मेशन के लिए ना मैं सबकी डेट्स फ़र्क दे देता हूँ, ताकि हमें ये भी आइडिया हो जाए कि डेट्स चेंज हो रही हैं इसके हिसाब से कि नहीं। और क्या होता है, चेक पे होती है डेट, एम्प्लॉय का नाम, टोटल अमाउंट, और फिर होती है अमाउंट इन वर्ड्स। ठीक है ना, अमाउंट इन वर्ड्स, इसका मतलब है 40,000 को हमने स्पेलिंग में लिखना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है स्पेल नंबर। लेकिन देखें कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन मौजूद ही नहीं है, ये फॉर्मूला है ही नहीं जो कि फिगर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सके। दैट मीन्स कि हमें मज़ीद कुछ फंक्शंस इंसर्ट करने की कैपेसिटी इसमें होनी चाहिए। और एक्सेल की क्वालिटी ये है कि उसमें जो फंक्शंस नहीं भी है ना, वो भी लेके आए जा सकते हैं। कैसे लेके आएंगे, आप सिंपल गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आपने लिखना है कन्वर्ट अमाउंट इन फिगर्स टू अमाउंट इन वर्ड्स। आगे आपने लिखना है एक्सेल और साथ में लिखना है VBA। जब आप एंटर करेंगे तो कुछ डिफरेंट साइट्स खुलेंगी, वो आपको पूरा का पूरा कोड या फॉर्मूले की जितनी कोडिंग्स है ना वो सारा बताएंगी। मैं खोल के देखता हूँ, ये फर्स्ट लिंक की है support.microsoft। अब देखें यहाँ पर बता रहा है कि हाउ टू क्रिएट द सैम्पल फंक्शन कॉल्ड स्पेल नंबर, स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल पे जाके आप ऑल्ट F11 दबाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में मॉड्यूल पे जाएंगे, फिर ऑल्ट F11 दबा के और ये फॉलोइंग कोड टाइप करेंगे। ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट से लेके मैं सारा कोड कॉपी करता जाता हूँ और कॉपी करता हूँ ये मैं यहाँ पर एंड फंक्शन तक। ये पूरे इस फॉर्मूला की कोडिंग है। अगर हमें कोडिंग नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम ऑनलाइन ही उठा लेते हैं। उसके बाद ये डेवलपर का टैब होता है जहाँ पर ये पेस्ट करना होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास डेवलपर का टैब तो नहीं आ रहा होगा, तो इनेबल करने के लिए आप क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, और ऑप्शंस में ये है कस्टमाइज रिबन का टैब। कस्टमाइज रिबन में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा डेवलपर का टैब। ये ऐसे अनचेक हुआ होता है, इसको आपने चेक किया और ओके कर दिया। अब डेवलपर के टैब में
विजुअल बेसिक का ऑप्शन है जिसमें हमने जाना है। हम चाहें तो डायरेक्टली ऑल्ट F11 भी दबा सकते हैं, क्योंकि देखें इसकी शॉर्ट की लिखी भी आ रही है यहाँ पर। ऑल्ट F11 मैंने प्रेस किया। अब ये जो विंडो खुली है ये तो ब्लैंक ग्रे एरिया है। अब ग्रे एरिया में कभी भी कोई कोड पेस्ट नहीं हो सकता, तो हमें इंसर्ट के टैब में जाके, मेन्यू में जाके मॉड्यूल में जाऊंगा मैं। मॉड्यूल में जाऊंगा तो एक पेज सा आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना पूरा कोड पेस्ट करना है और बस इस विंडो को बंद कर देना है। ये देखिए विजुअल बेसिक की जो विंडो है इसको ऊपर से ही बंद कर दें और अब ट्राई करें इक्वल्स टू स्पेल नंबर। देखिए एक नया फंक्शन आ गया हमारे पास। अब स्पेल नंबर का वैसे इसमें सजेशन तो नहीं लिखी आ रही कि इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है, लेकिन बहुत सिंपल है। स्पेल नंबर जिस फिगर को करना है उस फिगर को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। तो देखें कैसी ज़बरदस्त चीज़ है कि फॉरन $40,000 एंड नो सेंट्स ये लिखा आ गया। अगर मैं कितनी बड़ी फिगर दे दूं, अब कभी भी बड़ी अमाउंट हो तो आप 100 दफ़ा कंफर्म करते हैं चेक प्रिंट करने से पहले कि यार मैं ठीक लिख रहा हूँ, ठीक लिख रहा हूँ। इसमें कितना आसान है कि आपको कुछ कंफर्म करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी मर्जी बड़ी फिगर हो। मैं एंटर दबाऊंगा, 38,982,992 $92 इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना पड़ता है। अब ये देखिए ये डॉलर्स के हिसाब से और सेंट्स के हिसाब से आ रहा है, और जहाँ पर नहीं भी है वहाँ पर नो सेंट्स लिखा हुआ है। साथ में हमें चेक पे ओनली लिखना चाहिए, तो वो ओनली नहीं लिखा पा रहा। ये सारी सेटिंग्स हम करेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ तक करें, उसके बाद हम देखते हैं आगे। अच्छा, अमाउंट इन वर्ड्स तो हमारे पास सक्सेसफुली आ चुका है, लेकिन ये जो अमाउंट इन वर्ड्स आ रहा है ये है यूएस की करेंसी के हिसाब से, मतलब डॉलर्स में है और सेंट्स में है। हमने अगर अपने मुताबिक इसको एडजस्ट करना है तो ये सारी सेटिंग्स आपको इसमें करनी पड़ेंगी विजुअल बेसिक के मॉड्यूल में। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअल बेसिक में जाता हूँ। अच्छा, विजुअल बेसिक की सेटिंग्स बड़ी इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखें, अगर हम तो डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स, हर कंडीशन डॉलर्स के हिसाब से डिफाइन हुई हुई है। तो मैं कंट्रोल F करता हूँ और फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल तरीका डॉलर्स को रुपीज़ में रिप्लेस करने का। तो मैं रिप्लेस के टैब पे जाता हूँ, रिप्लेस में फाइंड व्हाट, मतलब क्या रिप्लेस करना है। तो मैं लिखता हूँ डॉलर्स, और रिप्लेस किसके साथ करना है, रुपीज़ के साथ। रिप्लेस ऑल कर दिया। ये देखिए 11 रिप्लेसमेंट्स हो गई। उसके बाद हम डॉलर को रिप्लेस कर लेते हैं। सिंगल अगर सिर्फ डॉलर लिखा हो तो ये हो जाना चाहिए रुपी। रिप्लेस ऑल, ये भी दो जगह लिखा हुआ था, ओके कर दिया। फिर है सेंट्स। सेंट्स को रिप्लेस करना है हमने पैसास के साथ, रिप्लेस ऑल। और फिर अगर सेंट हो सिर्फ तो उसको रिप्लेस करना है हमने पैसा के साथ, रिप्लेस ऑल। वन रिप्लेसमेंट इसकी भी हो गई। ये तमाम रिप्लेसमेंट्स तो हमारी हो गई। उसके बाद आपने इसको बंद कर देना है और सिंपल मैं चेक करता हूं कि ये रीअप्लाई हुआ या नहीं। मैं डबल क्लिक करता हूं। आप सिर्फ F9 भी प्रेस करके देख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल F9 इसलिए नहीं प्रेस कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो मेरे पास ये फंक्शन नहीं करेगा। अच्छा, अब देखते हैं। यहाँ पर लिखा आ रहा है 983,092। तो अमाउंट इन वर्ड्स क्या आ रहा है, 983,092 रुपीज़। देखें डॉलर्स को रुपीज़ में कर दिया हमने, एंड नो पैसास। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर सेंट्स हैं ही नहीं, अगर तो ये 0.35 हो एंड 35 पैसास, ये तो ठीक आ जाता है, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आ रहा है एंड नो पैसास। बजाय इसके ये 2 रुपीज़ तक आना चाहिए था, 92 रुपीज़, और लिखा आना चाहिए था आगे ओनली, क्योंकि हम चेक प्रिंट कर रहे हैं। तो ये सारी सेटिंग्स करने के लिए आपको वापस उसी एरिया में जाना पड़ेगा। डेवलपर टैब में आते हैं हम। डेवलपर टैब में है विजुअल बेसिक। अच्छा, विजुअल बेसिक में अब थोड़ा सा हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। यहां पर देखिए उसने कुछ केसेस डिफाइन किए हुए हैं कि रुपीज में क्या क्या केस हो सकते हैं। वो कह रहे हैं अगर केस हो ब्लैंक,
मतलब कि कोई रुपीज़ ना हो, तो लिखा आएगा नो रुपीज़। लिख दो रुपीज़, अगर ब्लैंक हो तो नो रुपीज़। हम कहते हैं नहीं, नो रुपीज़ नहीं, अगर रुपीज़ है ही नहीं तो लिखा आना चाहिए ओनली। 1 रुपी है तो 1 रुपी लिखा आना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि अगर 1 हो तो रुपी कर दे, उसको रुपीज़ ना दे, एल्स रुपीज़। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे, मैं यहाँ पर रुपीज़ को ओनली नहीं करूँगा, मैं कहूँगा जब ब्लैंक हो रुपीज़, मतलब आगे कोई ना हो, तो फिर ओनली दे दे। ठीक इसी तरीके से लिखा हुआ है पैसास, अगर ब्लैंक हो तो लिखा आएगा एंड नो पैसास, हम कहते हैं नहीं, फिर लिखा आना चाहिए ओनली। बस ये ओनली की सेटिंग्स हमने करनी थी। बंद करके इसको चेक करते हैं। ये मैं मिटाता हूँ और दोबारा से अप्लाई करता हूँ। आप सिंपल F9 का बटन दबा सकते हैं रिफ्रेश करने के लिए। स्पेल नंबर सेलेक्ट किया, ये देखिए ये कह रहा है, बल्कि थोड़ी सी फिगर छोटी कर लेते हैं, 783 रुपीज़, 783 ओनली। अब 783.45, अब क्या कह रहा है, 783 रुपीज़ एंड 45 पैसास। अब यहाँ पर ओनली मज़ीद आना है, तो देखते हैं मज़ीद क्या सेटिंग्स हो सकती हैं। विजुअल बेसिक में वापस आए, यहाँ लिखा है पैसास एंड, मतलब एंड पैसास से स्टार्ट होगा, रुपीज़ के बाद आता है ना एंड इतने पैसास। अब ये कह रहा है एंड इतने पैसास, और बस पैसास ही एंड में टेक्स्ट लिखा आएगा, ये टेक्स्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओनली। उसके बाद हम सिंपल इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर सेव हो जाएगा खुद ही। अब हम अप्लाई करके देखते हैं दोबारा से, मैं मिटा देता हूँ इसको और यहाँ पर 793 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू स्पेल नंबर, ये देखिए 793 रुपीज़ ओनली। और अगर यही मैं करूँ 793.35, तो अब दे रहा है 793 रुपीज़ एंड 35 पैसाज ओनली। बिल्कुल ठीक आ रहा है, बाकी सबको भी चेक कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप विजुअल बेसिक को अपने मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपने फॉर्मूलाज पेस्ट किए हैं इंटरनेट से उठा के, उसको अपने मुताबिक एडजस्ट भी किया जा सकता है, अगर आप थोड़ा सा गौर से उसको देख के सेटिंग्स करें। अब जब भी आप डेवलपर टैब के कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, बेशक वो मैक्रोज हो, विजुअल बेसिक हो या कुछ भी हो, तो आपको फाइल अब नॉर्मल वर्कबुक के तौर पे नहीं सेव करनी, बल्कि VBA वर्कबुक सेव करनी है। कैसे? आप फाइल पे जाएंगे और सेव एज करेंगे। सेव एज में माय कंप्यूटर पे जो भी लोकेशन है, ये मैंने जाके यहाँ पर हमने टाइप चेंज करनी है, एक्सेल वर्कबुक के बजाय सेकंड ऑप्शन है एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, इसके तौर पे हमने इसको सेव कर दिया। अगर मैं लोकेशन पे जाके आपको दिखाऊं, तो ये देखें, ये फाइल एक्सक्लेमेशन के साथ आ रही है, इसका मतलब है इसके अंदर मैक्रो है। मैक्रो का मतलब होता है एक स्मॉल प्रोग्राम। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम चाहते हैं यही फॉर्मूला वर्क करे, तो इसलिए आपको ये मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक करने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक आप भी कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम चेक प्रिंटिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे, जो हमने वर्ड से लिंक करना है। अब फाइनली हमने एक्सेल की शीट को कनेक्ट करना है इस वर्ड की शीट से। इसका नाम है चेक राइटर ENBD। ये भी आपको इसी लेक्चर के लिंक में मिलेगा। मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, साथ ही इस चेक प्रिंटिंग सिस्टम को आपने बंद कर देना, ठीक है। ये मैं इसको सेव हमने कर लिया था, वैसे डोंट सेव कर देते हैं। अच्छा, इनेबल एडिटिंग करके इसको इनेबल कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इनेबल करने की कोशिश करूंगा, वो कहेगा ओपनिंग दिस डॉक्यूमेंट विल रन अ फॉलोइंग SQL कमांड। मतलब वो कह रहा है किसी शीट से इसको लिंक तो नहीं करना, क्योंकि पहले भी मैंने इस शीट को लिंक करने के लिए यूज़ किया हुआ था, तो ये मैसेज दे रहा है। फिलहाल मैं नो करता हूँ, क्योंकि मैंने नए लिंक्स बनाने। नेक्स्ट टाइम जब ये बन जाएगा एक दफ़ा, तो फिर आप इसको येस करेंगे, ताकि लिंक्स अपडेट हो। मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन भी अगर एक्सेल की शीट में शामिल होती है,
तो उससे रिलेटेड भी चेक्स बन जाएंगे। अब ये देखिए, ये पूरा चेक का एक टेम्पलेट सा बना हुआ है। इसमें जो बॉक्सेस हैं, इसमें आप इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ही प्रिंट होती है। ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ये ब्लैक ना हो जाए चेक। ब्लैक नहीं होता। जो सिर्फ बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन है वो चेक के ऊपर प्रिंट होगी और आप वो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में रखनी है कि हर चेक या हर बैंक का चेक्स जो है वो डिफरेंट साइज़ का होता है और उसका टेम्पलेट भी डिफरेंट होता है। इसीलिए मैंने क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है चेक राइटर फॉर ई एन बी डी। ई एन बी डी बेसिकली एमिरेट्स एन बी डी बैंक है, जो गल्फ़ में बहुत अच्छा पॉपुलर बैंक है। तो ये उसके हिसाब से मैंने बनाया हुआ है टेम्पलेट। लेकिन अगर आप एम सी बी के हिसाब से कर रहे हैं या यू बी एल के हिसाब से कर रहे हैं तो हो सकता है उसमें डेट की फील्ड इधर आए। किसी और में अगर मीज़ान के हिसाब से कर रहे हैं तो मीज़ान में हो सकता है इधर होती हो। तो आप क्या करेंगे, बेस्ट टेक्निक क्या है कि आप एक ब्लैंक चेक लें, खाली चेक को प्रिंट करें, बहुत सारे प्रिंट्स ले लें खाली चेक के, और उसको बिल्कुल एग्जैक्टली चेक के साइज़ का काटें। और फिर प्रिंटर में वो जो कॉपीज़ आपने निकाली है ना, जो चेक के साइज़ की काटी हुई है, उस पे प्रिंट कर करके देखते रहे कि सही पोजीशंस पे प्रिंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपकी फील्ड थी यहाँ पर और चेक डेट जो है वो इससे नीचे शो हो रही है। फील्ड है यहाँ पर और डेट इससे नीचे शो हो रही है, तो इसका मतलब है आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मुझे थोड़ा सा इतना ऊपर ले आऊँगा तो ये शायद सही प्रिंट हो जाए। ठीक है ना, तो ये आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। वो तो खैर आप सेटिंग कर लेंगे, वो तकरीबन हार्डली 4-5 ट्राइज 6 ट्राइज, अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट करना है तो 7-8 ट्राइज हो जाएंगे। उसके बाद आप उसको सेव कर लेंगे, नाम अलग देके सेव एज लिखेंगे चेक राइटर के आगे एमसीबी, और जब भी एमसीबी के चेक्स प्रिंट करने होंगे तो आप उस पर प्रिंट कर लेंगे। एनीवेज, अब हमने क्या करना है, हमने ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन उठानी है एक्सेल से और यहाँ पर रखनी है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए बनी हुई है कि अगर चेक प्रिंट होना हो तो यहाँ पर जिस बंदे के नाम पे चेक प्रिंट होना है उसका नाम आ जाता है, यहाँ पर आ जाती है उसकी अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पर अमाउंट इन फिगर्स आ जाती है और यहाँ पर डेट आ जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने देख ली है ना, अब ये मैं मिटा देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन लिंक करके खुद से आए, ये हमें लिखनी ना पड़े। सारा चेक खाली हो गया। अब सबसे पहला काम तो है वर्ड को एक्सेल से कनेक्ट करना। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे मेलिंग्स में। मेलिंग्स में ऑप्शन है सिलेक्ट रेसिपिएंट का। सिलेक्ट रेसिपिएंट का मतलब है कि आपने वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, कौन सी एक्सेल की शीट है जहाँ से हम वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं। हम यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्सेल की शीट पे बना हुआ है ये, और एक्सेल की फाइल सिलेक्ट करते हैं। कोई भी मेरे पास जो फोल्डर पड़ा हुआ है, जिस फोल्डर में मैंने रखा हुआ है मैं उसमें चला जाता हूँ, और चेक प्रिंटिंग सिस्टम ये वाला था ना जो मैंने आपको बताया था एक्सक्लेमेशन मार्क भी है इसके साथ। ठीक है, इसको ओपन किया मैंने। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा, क्योंकि इस शीट पे, इस फाइल में बहुत सारी शीट्स थी, तो हमें एग्जैक्टली उस शीट से लिंक करना है जिधर से वैल्यूज आनी है। यहां पर देखिए सैलरी गिवन लिखा हुआ है। कभी कभी सैलरी गिवन और फिल्टर डेटाबेस, सैलरी गिवन और फिल्टर, ऐसे एडिशनल कुछ लिखा होता है। अब ये देखें ना, पेज लेआउट एंड प्रिंट प्रीव्यू की कितनी सारी फाइल्स हैं। जो ओरिजिनल फाइल होती है ना, या ओरिजिनल जो शीट होती है, वो होती है जिसमें सिंपल प्रीव्यू लिखा हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर लगा हुआ है आगे। ये एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो आपने नहीं लेनी। अगर आपके पास काफ़ी सारी फाइल्स के रेफरेंसेस आ रहे हैं तो आपने सिर्फ उससे लिंक करना है जो आपका ओरिजिनल रेफरेंस है। तो मैं इस शीट से, सैलरी गिवन वाली शीट से डेटा पिक करना चाहता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। बस इतना सा काम है। ये आपका एक्सेल और वर्ड आपस में कनेक्ट हो गया। अब हमने डिसाइड करना है कि अगर हमने यहां पर चेक में प्रिंट करना है तो क्या प्रिंट करना है, नेम। तो मैं सिलेक्ट रेसिपिएंट जहां से किया था मेलिंग्स में, उससे थोड़ा सा आगे जाता हूं तो इंसर्ट मर्ज फील्ड का एरिया, यहां पर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। मैं इस ड्रॉप डाउन को ड्रॉप डाउन करके देखता हूं। तो ये देखें, ये सारे जो हेडिंग्स के नाम आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, ये बेसिकली एक्सेल की शीट पे भी यही नाम थे ना हमारे, डेट, नेम, अकाउंट, अमाउंट और अमाउंट इन वर्ड्स, और बाकी कुछ एडिशनल वो थे। तो ये सारे उधर से डेटा पिक हो रहा है। तो हमने यहां पर क्या लेना है, नेम।
तो हम इंसर्ट मर्ज फील्ड में कहेंगे यहाँ पर नेम दे दिया करो। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर जब भी नेम होगा तो वो इस फील्ड में आ जाएगा। यहाँ पर क्या देना है हमने, अमाउंट इन वर्ड्स। यहाँ पर हम चाहते हैं अमाउंट आ जाए करे, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ डेट आ जाए करे। ये सारे बस लिंक्स आपने लगाने, उसके बाद देखें जादू। प्रीव्यू रिजल्ट्स, पहला चेक बन गया। अब इसमें अगर आपने फॉर्मेटिंग एडजस्ट करनी हो, देखें इसकी फॉर्मेटिंग ज़्यादा है, इसकी ज़रा फॉर्मेट बड़ा है, तो आप इसको सिलेक्ट करके इसको 14 पे भी कर सकते हैं। दोबारा से मैं लिंक्स पे जाता हूँ, फर्स्ट चेक, सेकंड चेक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। देखिए कितने सारे चेक्स बन गए, सारे के सारे हमारे चेक्स बन गए। तो सिंपल आपने बस प्रिंट की कमांड देनी है। अगर मैं फाइल में जाके आपको प्रिंट दिखाऊं, तो ये देखिए, ये प्रिंट में वैसे तो एक ही शो हो रहा है, लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं ना, तो ये काफ़ी सारे प्रिंट करता है, सारे ही प्रिंट करता है। तो इसमें कुछ एडिशनल सेटिंग्स भी हैं, अभी मैं इसको बंद नहीं कर रहा, आप यहाँ तक मेरे साथ पहुँच जाए, उसके बाद मैं आपको फर्दर बताता हूँ इसमें और क्या क्या कर सकते हैं हम। जिस तरह कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि फाइनली आप ये सारे चेक्स प्रिंट कर सकते हैं, और ये देखें ये सारे चेक्स आ भी रहे हैं हमारे पास। लेकिन कुछ चेक्स ऐसे हैं जो कि 28 फॉर एग्जांपल ये लास्ट चेक था, अब उसमें कोई ऐसी ब्लैंक स्पेस रह गई होगी या एंड में टोटल होगा, इसने क्या किया, टोटल का भी चेक बना दिया। मैं ये चाहता हूँ ये ना आए, मतलब ये प्रिंट की कमांड दूँ तो ये ना हो कि मेरा एक चेक या एक प्रिंट ज़ाया हो जाए। तो एक तो मैं ये प्रिंट नहीं करना चाह रहा, दूसरा ये कि आप बीच में अगर किसी एक बंदे का चेक प्रिंट नहीं करना चाहते किसी वजह से, पूरी लिस्ट में से आपने एक दो चेक्स छोड़ने हैं, तो ये कैसे किया जाता है, एक तो आखिरी चेक छोड़ना है, एक दो चेक्स और मैंने मिस करने, प्रिंट नहीं करने। तो आप क्या करेंगे, मेलिंग्स के टैब में एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, अब आप एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में जाएंगे तो ये देखिए सारे चेक्स दिखा रहा है। आखिरी चेक पे पूरी इंफॉर्मेशन प्रिंट नहीं हो रही, तो मैं कहता हूँ अनचेक, ये नहीं प्रिंट करना। फिर मैं कहता हूँ अली अजमत का भी चेक नहीं प्रिंट करना, ठीक है, और आलमगीर खान का भी नहीं करना, और अली वफादार शाह, इसके साथ भी हमने वफादारी नहीं करनी। ओके, ठीक है, ये हमने सारे चेक्स हो गए। अब ये कहाँ तक आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 28 तक, मतलब नंबर 28 तक है, लेकिन अब लास्ट चेक ये है। तो इस तरीके से एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लेते हैं एडिट रेसिपिएंट लिस्ट में, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास साजिद खान ही लास्ट है, लास्ट इधर से आते हैं, साजिद खान ही लास्ट है। अच्छा, प्लस में कुछ और सेटिंग्स भी कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 600 का चेक, फर्स्ट पे जाता हूँ तो 793 का चेक है, 35,000 का है। तो हर फिगर के बाद 0.00 में लगाना चाहता हूँ या स्लैश और डैश लगाना चाहता हूँ, और शुरू में लिखना चाहता हूँ इक्वल्स टू, ताकि इसमें कोई और मज़ीद फिगर्स ऐड ना कर सके, ये एज अ सिक्योरिटी फीचर होता है। तो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं, अब मैनुअली अगर लिखने लगे तो वो वही काम हो गया मैनुअल करने वाला। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी फिगर को सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे एडिट फील्ड में। एडिट फील्ड में जाके ये देखें ये ऑप्शंस हैं, फील्ड ऑप्शंस, टेक्स्ट टू इंसर्ट आफ्टर कुछ करना है, हम कहते हैं हाँ स्लैश और डैश, ये ऑटोमेटिकली चेक भी हो जाएगा और स्लैश और डैश आ जाएगी। और टेक्स्ट टू इंसर्ट बिफोर क्या करना है, इक्वल्स टू, ये ऑटोमेटिकली चेक भी हो जाएगा, और ओके, बिल्कुल ठीक हो गया। ये सारे चेक्स प्रिंट हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक्स प्रिंट कर सकते हैं। फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ये प्रिंट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंट में जाके आप यहाँ से प्रिंट करेंगे और कमांड देंगे तो ये सारे प्रिंट होंगे। लेकिन मसला क्या है कि जब तक आपको ये वन पेज नज़र आ रहा है ना, हमारी तसल्ली नहीं होती कि ये प्रिंट पता नहीं होने भी हैं कि नहीं होने। और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक अलग कॉपी बना के रख लें सारे प्रिंट्स जिसमें नज़र आ रहे हों कि इतने पेजेस हैं, तो उसमें फिर तसल्ली भी आपकी हो जाएगी। और दूसरी ये चीज़ कि प्रिंट की आप कमांड देके किसी और को प्रिंट करने के लिए भेज भी सकते हैं, ताकि वो ओरिजिनल फाइल को ना ख़राब करे। तो एक सेपरेट फाइल बनाने का क्या तरीका होता है प्रिंट के लिए,
मेलिंग्स में ही रह के आप एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे और मर्ज रिकॉर्ड्स को आपने करना है ऑल पे। इसको आपने ओके किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये हमारे पास दूसरी शीट आ गई। अब ये देखें, ये इसका नाम है लेटर्स वन। लेटर्स वन इसका मतलब है ये फाइल कोई दूसरी है। आप इसको अपना कोई भी नाम देके सेव कर सकते हैं। मैं कह देता हूं टेस्ट चेक्स प्रिंटिंग। ओके कर दिया हमने। अब ये देखें कितने चेक्स बन के आ गए हमारे पास, 25 चेक्स। ये पहला चेक है, ये दूसरा, ये तीसरा। अब देखें, अब कंफर्मेशन हमें हो गई ना कि ये बिल्कुल ठीक है। तो मैं बंद कर देता हूँ। अब अगर आपको ने कभी लेटर ऑन प्रिंट करना हो, अभी ना भी करना हो, तो कोई मसला नहीं है। टेस्ट चेक्स प्रिंट, ये वापस खोला तो ये वापस सारे चेक्स आ रहे हैं। अब अगर हम फाइल में जाके प्रिंट की कमांड भी देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा है कि 25 पेजेस प्रिंट होंगे। तो इससे कंफर्मेशन हो जाती है आपको कि सारे सही प्रिंट हो जाएंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखें आपका कितनी टाइम सेविंग एक्टिविटी है कि अगर आपको एक सिंगल चेक भी मैनुअली ना लिखना पड़े, ना सप्लायर्स के लिए और ना ही एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये हमारा एंड हुआ है चेक प्रिंटिंग सिस्टम। ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज़ होने वाला फंक्शन है, जो कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में इतना हो तो नहीं रहा होता, लेकिन आप कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। अच्छा जी, लास्ट मॉड्यूल है हमारा मॉड्यूल 4 के नाम से, और इसमें हमने देख तो ली थी ये चीज़ें, लेकिन एक दफ़ा फिर से मैं आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। इनेबल एडिटिंग करते हैं। सबसे पहले कुछ सवाल हमने किए थे। ये जो शीट है ये बेसिकली बेवरेजेस से रिलेटेड एक रिपोर्ट है कि डिफरेंट बेवरेजेस हैं हमारी और डिफरेंट रीजन्स में वो सेल हो रही हैं, और कुछ सेल्स पर्सन हमने हायर किए हुए जो डिफरेंट एरियाज़ में जाके ये सेल्स करते हैं। तो उसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं कि जी क्रेड्स कितने कितने उन्होंने सेल किए। अब इसमें से कुछ चीज़ें हमने नहीं लिखी हुई आगे। वो इसलिए नहीं लिखी हुई कि जो पहले हम सारे काम कर चुके हैं वो भी चीज़ें सारी रिवाइज़ होनी चाहिए इस असाइनमेंट के साथ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसके आपने जवाब देने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैं जूम कर देता हूँ ज़रा सा। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम गौर करें तो देखें जो सेल्स पर्सन है, क्रेड सोल्ड है, ये जब एक्सेल की शीट पे आप कभी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो स्टैंडर्ड सेल का साइज़ होता है, तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कंटेंट्स पूरे नहीं आ रहे होते। तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे सेल के कंटेंट्स पूरे आ जाएं? हाँ, आपने एक कॉलम को सिलेक्ट किया उसके अल्फ़ाबेट से और आगे की तरफ चलना शुरू हो गए, और जब सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए तो आप किसी भी दो कॉलम के बीच में रह के यहाँ पर आके जब ये साइन आएगा डबल क्लिक कर दें तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने डेट एडजस्ट करनी है, डेट प्रॉपर नहीं है, इस तरह क्यों आ रही है? क्योंकि डेट का फॉर्मेट नहीं है। तो आपने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, होम टैब पे जाके आपने जनरल जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर सारे ऑप्शंस होते हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, तो हमने शॉर्ट डेट पे इसको कर लिया, ठीक है, ये भी चीज़ हो गई। अच्छा, सेल्स प्राइस अगर हम देखें, फेंटा की टोटल क्रेट सोल्ड जो हैं वो तो 223 हैं, लेकिन सेल्स प्राइस क्या है? सेल्स प्राइस यहाँ पर हमारे पास आगे दी हुई है। ये देखें, प्राइस लिस्ट का पूरा सेक्शन है जिसमें प्रोडक्ट का नाम और उसकी प्राइस मेंशन्ड है। आपने निकालनी है इसकी प्राइस, मतलब हम कहते हैं कि देखो फेंटा को यहाँ पर और उसको उस टेबल अरे में देखो, उसकी सेकंड कॉलम में देखो और एग्जैक्ट मैच करके निकाल दो। तो ये क्या फॉर्मूला है? ये वी लुकअप का फॉर्मूला है, ये वी लुकअप का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिखा यहाँ पर सेल्स प्राइस ऑटोमेटिकली सबकी निकालनी है। तो हम एक काम भी कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं इसका नाम हो सकता है पहले से सेट हो, नहीं सेट, तो हम पूरा इसका नाम दे देते हैं। किसी पूरे प्राइस लिस्ट को या टेबल को नाम देने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर जाके सिलेक्ट करके पूरी रेंज, हम यहाँ पर जाके इसको लिखते हैं पी लिस्ट, एंटर कर दें।
तो ये पूरे टेबल एरे का नाम भी हो गया। अच्छा, अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला है इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हम कहते हैं फेंटा बेवरेज की प्राइस निकालनी है, तो फेंटा को ढूंढो। कहाँ पर ढूंढो? पी लिस्ट में, प्राइस लिस्ट, ठीक है। और इसके कौन से कॉलम में ढूंढो? इसके सेकंड कॉलम से हमने आंसर निकालना है, तो कॉमा 2 और कॉमा एग्जैक्ट मैच 0 करके हमने एंटर कर दिया। ये सेल्स प्राइसेस सारी आ गई। अगर हम डबल क्लिक करके ट्रैक करें, पहले देख लेते हैं कुछ फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, जब आपने किसी टेबल का नाम दे दिया तो उसको फिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो और लुकअप वैल्यू जो है वो वैसी आपकी वेरिएबल है। तो हम डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, तो देखें सारी सेल्स प्राइसेस जैसी ही प्रोडक्ट बदलती है वो उसकी प्राइस टेबल से निकाल के आपके सामने रख देता है। अच्छा, अब हमने निकालने हैं टोटल सेल्स अमाउंट। अगर हमारे पास क्रेट सोल्ड भी हैं और सेल्स प्राइस पर क्रेट है तो आसानी से निकल आएगा। सेल्स अमाउंट है क्रेट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस। तो ये देखें, ये टोटल आ गया हमारे पास सेल्स अमाउंट का, और ये हमें कॉमा स्टाइल किया हमने, इसके कॉमा ज़रा कम कर लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इक्वल्स टू सेल्स अमाउंट का 40% फॉर एग्जांपल। तो 40% कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो ये आसानी से निकल गया। हमने क्या किया? हमने किया, दोबारा से खोल के देखते हैं। F2 से अगर कोई सेल आपने खोलना है ना, तो F2 से खोल सकता है। एक मिनट, ये कोई मैसेज आ गया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ जी। F1 नहीं दबाना। इक्वल्स टू सेल्स अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 40%। एंटर करें तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट आ गई। इसको हमने डबल क्लिक करके ड्रैग डाउन करना है, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से आप अपने पुरानी चीज़ों को ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। अच्छा, फिर हमने फॉर्मेटिंग की एक टेक्निक देखी थी। हमने कहा था कि यार ये सादा शीट है, इसकी ज़रा फॉर्मेटिंग करनी है, तो एक झटके में फॉर्मेटिंग कैसे होगी? बड़ा आसान सा तरीका है। पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है इंक्लूडिंग हेडिंग समेत आपने पूरे डेटा को सिलेक्ट किया। पहले सेल पे रहे हम, और कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाया और डाउन दबाया, और उसके बाद दबाया हमने कंट्रोल टी फॉर टेबल। कंट्रोल टी दबा के उसने कहा कि डेटा फॉर योर टेबल सिलेक्ट करना है। हमने कहा नहीं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। वो कहता है आपकी अपनी हेडिंग्स हैं तो माय टेबल हैज़ हेडर्स को चेक कर दो। ये करने के बाद हमने ओके कर दिया। जैसे ही हम ये इंसर्ट करते हैं तो हमने नोटिस किया कि हमारे पास एक डिज़ाइन का नया टैब आ गया, जिसमें हमारे पास चॉइस है कि अगर हम कोई फॉर्मेटिंग चेंज भी करना चाहें तो एज सुन एज वी ड्रैग टू द अदर वन, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी फॉर्मेटिंग और डेटा जो है वो अरेंजमेंट में लाना, डेटा कंप्लीट करना सीखा। नेक्स्ट में हम इसका एनालिसिस कुछ बनाना सीखेंगे कि व्हाट इज़ पिवट टेबल एंड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, उसके कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे। तो यहाँ तक करें, फिर आगे चलते हैं।